2006 में अर्जेंटीना के बैंको रियो बैंक को पुलिस की भारी फोर्स ने चारों ओर से घेर लिया। अंदर कुछ हिम्मती लुटेरे थे जिन्होंने बैंक कर्मचारियों और ग्राहकों को बंधक बना लिया था। उन्होंने पुलिस से घंटों तक बातचीत की और यहां तक कि पिज्जा मंगवाने की मांग भी रखी। यह अर्जेंटीना के इतिहास का सबसे बड़ा और चालाक बैंक डकैती का मामला था। दोस्तों, स्वागत है आपका सोचो इंडिया में, जहां हम आपको दिखाते हैं दुनिया की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली डकैतियों की असली कहानियां। तो अगर आप भी क्राइम, मिस्ट्री और थ्रिलर की ऐसी कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। अब बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं कहानी। 13 जनवरी 2006 को अर्जेंटीना पुलिस को खबर मिली कि 5 चोर बैंक को लूट रहे हैं, लेकिन चोरों का प्लान पूरी तरीके से उल्टा पड़ गया और अब 5 ही चोर बैंक में फंस गए थे। चोरों के पास बंदूकें थीं और उन्होंने 23 बैंक के कर्मचारियों को बंधक बना लिया। दूसरी तरफ लगभग 300 पुलिस ऑफिसर ने चोरों को चारों तरफ से घेर लिया था, लेकिन अगर पुलिस छोटी सी भी गलती करती तो बात 23 लोगों की जान पर आ सकती थी। इसीलिए पुलिस ने बुलाई थी अर्जेंटीना की स्पेशल फोर्स, दी फाल्कन ग्रुप। फाल्कन ग्रुप के कुछ कमांडो बैंक की छत पर चढ़ जाते हैं और स्नाइपर्स दूसरी बिल्डिंग से जो चोर दिख सकते हैं उनके ऊपर निशाना साधते हैं। पुलिस अपना मिशन शुरू करने ही वाली थी, लेकिन तभी पुलिस से एक बहुत ही बड़ी गलती हो जाती है। एक चोर फाल्कन ग्रुप के कुछ कमांडो को देख लेता है और गुस्से में चोर पुलिस को फोन पर कहता है, अगर आपने फाल्कन ग्रुप को बैंक की छत से नीचे नहीं उतारा तो मैं बैंक के कर्मचारियों को एक के बाद एक मारना शुरू कर दूंगा। यह सारा कार्यक्रम लाइव टीवी पर चल रहा था और पूरा अर्जेंटीना इसको देख रहा था। अगर मुठभेड़ में कोई मर जाता तो सारी जिम्मेवारी पुलिस पे आ सकती थी। इसीलिए फाल्कन कमांडो को बैंक की छत से नीचे उतरना पड़ा, लेकिन चोरों ने फाल्कन ग्रुप के स्नाइपर्स को देखा ही नहीं। अचानक चोर एक अजीब सी डिमांड करते हैं। वो पुलिस को कहते हैं कि हमें 5 पिज्जा लाके दे दो, 5 पिज्जा, और वो भी बैंक रोबरी के बीच। कहीं जेल में जाने से पहले चोर कुछ अच्छा खाना ना चाहते हों। यह सोच के पुलिस पिज्जा लेने चली गई, लेकिन जब पुलिस पिज्जा लेकर वापस आ गई तब चोर फोन ही नहीं उठा रहे थे। क्या जेल में जाने से पहले चोरों ने किसी की जान ना ले ली? ये सोच के फाल्कन कमांडो बैंक का दरवाजा तोड़ के बैंक के अंदर घुस गए और बिना समय गवाए एक के बाद एक बैंक के कर्मचारियों को बैंक से बाहर निकालना शुरू कर दिया। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। पुलिस को नहीं पता था कि बैंक का कर्मचारी कौन है और चोर कौन, और पूरी बैंक छानने के बाद उनको एक कोने में सिर्फ चोरों की बंदूकें मिली और चोर बैंक से गायब हो चुके थे। क्या जिन बैंक के कर्मचारियों को पुलिस ने बाहर निकाला, क्या उनमें से कोई चोर था? अगर नहीं तो चोर गायब कहां हो गए? यह जानने के लिए आपको कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा। साल था 2001 दिसंबर, जब रातों रात लोगों के पैसे उनकी बैंक में से गायब हो गए, क्योंकि अर्जेंटीना अपने इतिहास की सबसे बुरी इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा था। महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी ने लोगों का जीना हराम कर दिया था और इसी वजह से वहां के लोगों ने अपना सारा पैसा बैंक से निकलना शुरू कर दिया। और इससे अर्जेंटीना की बैंक्स कंगाल होने लगी। लेकिन अपने इकोनॉमी को ठीक करने की बजाय वहां की गवर्नमेंट ने एक ऐसी पॉलिसी निकाली जिससे पूरे अर्जेंटीना में दंगे शुरू हो गए, जिसे दी कोराल कहा गया। तो इस पॉलिसी के तहत अर्जेंटीना का कोई भी व्यक्ति अपने बैंक अकाउंट से 250 पैसों के ऊपर नहीं निकाल सकता था। मतलब लोगों के खुद के पैसे बैंक ने उनको देने से ही मना कर दिया। लेकिन इससे लोगों का बैंक पर से भरोसा ही उठ गया और इकोनॉमी और भी नीचे गिर गई और पैसों की वैल्यू बैंक में बड़े बड़े रद्दी के बराबर हो गई। बहुत सारे लोगों ने तो अपनी जिंदगी भर की सारी कमाई खो दी। जहां पे कुछ लोगों ने इसके खिलाफ आंदोलन किए,
रास्ते पे उतरकर दंगे भी किए। वहीं पर कुछ लोगों ने बैंक से बदला लेने का तय किया। बैंक को लूटना एक कला होती है, ये कहना था इस पूरे बैंक रॉबरी के मास्टरमाइंड फर्नांडो अराउहो का। और सितंबर 2004 में उसने बैंक रॉबरी की प्लानिंग शुरू कर दी। उसका टारगेट था आकासुसो शहर की द रियो बैंक। सबसे पहले फर्नांडो अपनी खबरी से बैंक की पूरी जानकारी निकालना शुरू कर देता है। दरअसल बैंक को दो तरीके से लूटा जा सकता है। पहला रास्ता तो जब बैंक बंद हो, यानी कि रात को, और अगर रात को बैंक लूटनी है तो वो सुरंग खोद के ही लूटनी पड़ेगी। इसीलिए फर्नांडो सुरंग खोदने की प्लानिंग शुरू कर देता है। पहली बात तो उसको बैंक के पास ही एक घर खरीदना पड़ेगा और उस घर से एक अंडरग्राउंड सुरंग खोदनी पड़ेगी, क्योंकि सारे लॉकर्स बैंक के बेसमेंट में थे। लेकिन इससे पहले फर्नांडो ने एक गड्ढा भी नहीं खोदा था, तो सुरंग खोदना तो दूर की बात है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि सुरंग बनाते बनाते वह बीच में ही ढह जाए। इसीलिए वह बैंक के यहां जमीन का मुआयना करने चला गया। वह बैंक के सामने खड़ा रहकर सोच ही रहा था कि कैसे सुरंग खोदी जाए, लेकिन तभी उसको एक अजीब सी चीज दिखाई दी। उसके पैरों के नीचे एक मेटल की प्लेट थी। ये क्या चीज है, ये जानने के लिए वह उस मेटल की प्लेट को फॉलो करने लगा और उसको दिखाई दिया कि हर 10 मीटर के अंतराल पे वो मेटल की प्लेट्स बिछाए गए थे और लगभग बैंक से 1 किलोमीटर दूर जाने के बाद उसके सामने एक नदी थी। मतलब ये मेटल की प्लेट्स तो एक मैन होल थे जो कि नाले में जाने के लिए बनाए गए थे। इसका मतलब बैंक के नीचे पहले एक बहुत बड़ा नाला है। फर्नांडो बिना कोई समय गवाए नाले के अंदर चला जाता है और थोड़ा अंदर जाते ही उसको पता लग गया था कि वो नाले के अंदर से बैंक तक सुरंग खोद सकता है। लेकिन अब क्या, नाले में तो ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था, तो नाले के अंदर से बैंक तक सुरंग कैसे खोदी जाए, क्योंकि उसके लिए तो माप लेनी पड़ेगी, और माप लेते वक्त अगर आते जाते लोगों ने देख लिया तो चोरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। इसीलिए फर्नांडो एक अजीब सी तकनीक का इस्तेमाल करता है। अगले दिन वह बैंक के सबसे नजदीक वाले मैनहोल के यहां साइकिल लेकर चला गया। फिर 1 मीटर टेप में छोटा सा हुक लगाकर चुपके से मैनहोल के अंदर डालता है। फिर साइकिल से मैनहोल से लेकर बैंक तक साइकिल का टायर कितनी बार घूमेगा गिनता है, क्योंकि साइकिल के टायर का परिधि कितने मीटर है और साइकिल का टायर मैनहोल से लेकर बैंक तक कितनी बार घूमेगा, इससे मैनहोल से लेकर बैंक तक का दूरी पता किया जा सकता है। आखिर में नाले के अंदर जाकर वो मीटर टेप कहां पे है उसका पता लगाता है। इसी वजह से अब फर्नांडो के पास बैंक से लेकर मैनहोल और मैनहोल से लेकर नाला, इसकी माप मिल चुकी थी। ऊपर से फर्नांडो ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जो कोटेंज फार्मूला उन्होंने स्कूल में सीखा था उसका इस्तेमाल वह बैंक की चोरी करते वक्त करने वाला है। क्योंकि कोटेंजेंट फार्मूला का इस्तेमाल करके नाले से लेकर बैंक तक किस एंगल पे और कितने मीटर सुरंग खोदने पड़ेगी इसका पता कर लिया। लेकिन सुरंग खोदने का प्लान करना एक बात थी और बैंक तक सुरंग खोदना दूसरा चैलेंज, क्योंकि फर्नांडो जब फावड़े की मदद से सुरंग खोदने लगा तब एक बोतल जितनी साइज खोदने में ही कई घंटे निकल गए। तो फावड़ा और कदल की मदद से यह काम लगभग नामुमकिन था। इसलिए उसने अपनी गाड़ी बेच के एक जनरेटर और न्यूमेरिक ड्रिल खरीद लिया ताकि सुरंग खोदने में आसानी हो। लेकिन इतनी महंगी मशीन का इस्तेमाल करने की वजह से कुछ ही दिन बाद उसके पैसे खत्म होने लगे। उसको पता लग चुका था कि यह काम उसके बस का नहीं है, इसलिए अब टाइम था गैंग को बड़ा करने का। फर्नांडो ने सबसे पहले अपने स्कूल के दोस्त सवासन बोल्स्टर को गैंग में शामिल किया, जो कि एक इंजीनियर था। उसके बाद उसने डॉक मारियो और बेतो को भी गैंग का हिस्सा बनाया, जो कि पहले से ही जाने माने अपराधी थे। अब यह खेल सच में बहुत बड़ा हो गया था। जहां पहले सिर्फ छोटी मोटी चोरी होती थी, वहीं अब एक बहुत ही बड़ी बैंक रॉबरी की तैयारी चल रही थी। आने वाले कुछ महीनों में
सारे चोर मिलकर सुरंग खोदने लगे। ऊपर से देखा जाए तो पांचों चोर हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। अगर कोई समस्या आती भी थी तो वे आपस में मिलकर ही उसे हल कर लेते थे। यह काम लगभग 1 साल तक चलता रहा। इस दौरान न जाने कितने लोगों ने इन चोरों को सुरंग में आते जाते देखा होगा। लेकिन ऐसे ही एक दिन जब वे काम कर रहे थे, जमीन अचानक बहुत ही कठोर हो गई। अब उन्हें समझ आ गया था कि उनके सामने दीवार थी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि दीवार के उस पार क्या है। अगर उनका कैलकुलेशन थोड़ा भी गलत हो जाता तो वे बैंक की जगह गलती से पड़ोस वाले घर के बेसमेंट में पहुंच सकते थे। लेकिन यह तो मुश्किलों की बस शुरुआत थी। क्योंकि बैंक के अंदर मोशन सेंसर्स होते हैं, अगर चोरों ने थोड़ी सी भी हलचल की तो अलार्म बजता और कुछ ही मिनट में पुलिस वहां पे आ जाती। तो उसको कैसे बंद करें, इसीलिए चोर एक स्पेशल सूट बनाने की कोशिश करते हैं जिससे मोशन सेंसर्स एक्टिवेट ना हो। लेकिन उनके सारे प्लान की धज्जियां तो तब उड़ गईं जब उनको पता चला कि सारे लॉकर्स एक बहुत ही बड़े टिज के अंदर होते हैं और बैंक बंद होने के बाद टिज भी बंद कर देते हैं। तो टिज कैसे खोलें? एक के बाद एक दिक्कतें आ रही थीं, इसलिए रात को बैंक लूटने का उनका यह आइडिया पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। और अब बैंक लूटने का सिर्फ एक ही तरीका बचा था, और वो था जब बैंक खुली हो, यानी कि दिन दहाड़े बंदूकों के साथ बैंक में घुसना और सारे बैंक के कर्मचारियों को बंधक बना के पुलिस आने से पहले तिजोरी लूट के भाग जाना। लेकिन यहाँ पे गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि बैंक के कर्मचारी के पास कोई ना कोई बटन रहता है जिसको दबाते ही कुछ ही मिनट में पुलिस वहां पे आ जाएगी। तो उनको कुछ ही सेकंड में पूरी की पूरी बैंक पर कब्जा करना था। लेकिन यहां पर भी एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम उनका इंतजार कर रही थी, क्योंकि उन लॉकर को खोलने में 2 चाबी लगती है। एक चाबी बैंक के कर्मचारी के पास होती है और दूसरी चाबी लॉकर के मालिक के पास होती है। यानी कि बैंक का कर्मचारी भी बैंक के लॉकर्स को नहीं खोल सकता था और सारे लॉकर्स तोड़ने में कई घंटे लग जाते। तो आप क्या करें? उनको लगने लगा कि उनकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई, जितना पैसा और टाइम लगाया था वह सारा बेकार हो गया। फर्नांडो इसके बारे में दिन रात सोचता रहा और कहता रहा, शायद यह नहीं हो पाएगा। लेकिन एक दिन आशा की किरण जागी और उसके दिमाग में एक ऐसा आइडिया आ गया जो कि चोरी के इतिहास में किसी ने सोचा भी नहीं था। इसीलिए फर्नांडो नजदीकी के साइबर कैफे में चला गया, ये जानने के लिए कि किसी ने इस टाइप की चोरी पहले भी की है या नहीं। उसका प्लान था कि क्या होगा अगर दोनों ही प्लान को आपस में जोड़ दिया जाए। मतलब दिन दहाड़े जब बैंक चालू हो तब बैंक में बंदूकों के सहारे घुस जाना और सारे लोगों को बंदी बनाकर बैंक को लूटना, और जब पुलिस आ जाएगी तब सुरंग का इस्तेमाल करना, बैंक के अंदर आने के लिए नहीं बल्कि बैंक से बाहर जाने के लिए। प्लान तो बहुत अच्छा था, लेकिन फर्नांडो नहीं चाहता था कि बैंक रॉबरी में बंदूकों का इस्तेमाल हो। इसलिए चोर एक बहुत ही बड़ा रिस्क लेते हैं, ऐसा रिस्क जहां पर गलती करना मतलब मौत से टक्कर। वो तय करते हैं कि वह बंदूकों की जगह खिलौने की बंदूकों का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अगर चोरों के हाथों गलती से भी गोली चल गई तो लगभग सैकड़ों पुलिसकर्मी उनके ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देंगे। तो फर्क ही नहीं पड़ेगा कि चोरों के पास बंदूकें थीं भी या नहीं। ऊपर से वो और 2 दोस्तों को अपनी गैंग में शामिल करते हैं ताकि चोरी करने में और भी आसानी हो। चोरों ने सारी प्लानिंग पूरी सतर्कता के साथ की थी, इसी वजह से उनको अपनी प्लान पर पूरा विश्वास था, और यह दुनिया की ग्रेटेस्ट रॉबरी बन सकती थी अगर चोर एक छोटी सी गलती नहीं करते। और 13 जनवरी 2006 को लगभग 500 दिन की प्लानिंग और 350 दिन की मेहनत के बाद चोर इस प्लान को अंजाम देना शुरू करते हैं। सुबह के 7 बजे सेबास्टियन इंजीनियर नाले में से सुरंग के अंदर जाता है और दीवार के यहाँ बाकी चोरों का इंतजार करता है। अब बाकी चोर चुराई हुई गाड़ी लेके बैंक के यहाँ पहुंच गए। आगे बैतो और डॉक था और पीछे की गाड़ी में फर्नांडो अकेला बैंक के बाहर गाड़ी में ही बैठा रहा। पहले बैतो और डॉक बैंक के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने तुरंत ही उनको सीसीटीवी की मदद से देख लिया और चोर बैंक में आने के कुछ ही सेकंड बाद अलार्म बज जाता है। अब पीछे नहीं मुड़ सकते थे।
बेतो और डॉग बंदूकें दिखा के बैंक के कर्मचारियों को जमीन पर लेटने को कहा। दूसरी तरफ बैंक के पीछे के दरवाजे से मारियो और उसका दोस्त लुइस गाड़ी में आते हैं। फिर गाड़ी पार्किंग में लगाकर बैंक के अंदर बेटो और डॉग का साथ देने चले गए। अब बारी थी फर्नांडो की। वह गाड़ी से उठकर बैंक के अंदर चला जाता है, लेकिन उसने गाड़ी के इंडिकेटर चालू ही रखा ताकि पुलिस को लगे कि चोर भागने की कोशिश कर रहे हैं। अब फर्नांडो ने जैसा प्लान किया था, हर चोर वैसे ही काम कर रहा था। अब बारी थी नेक्स्ट स्टेज की। अब मारियो और बेटो एक बंधक को लेकर बेसमेंट में आ गए, क्योंकि वहां सिक्योरिटी गार्ड का रूम था और गार्ड के पास असली गन थी। इसलिए दरवाजे की कांच की खिड़की से मारियो सिक्योरिटी गार्ड को बाहर आने के लिए बोलता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। और यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि उसके सामने चोर बेसमेंट की दीवार नहीं तोड़ सकते थे। इसलिए बेटो बंधक को जोर से दरवाजे पर पटकता है और मारियो कहता है, मैं अभी जेल से बाहर आया हूं और मैं वापस नहीं जाना चाहता। मैं करता हूं कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तो चुपचाप बाहर आ जाओ। और लगभग 12:30 पर फर्नांडो सेबास्टियान को दीवार तोड़ने का ऑर्डर देता है, जो कि इतने वक्त से सुरंग में ही बैठा रहा। और यह सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज थी, क्योंकि चोरों का बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था। जैसे ही सेबास्टियन दीवार तोड़ता है, बाकी चोर कार की डिक्की में से अपना आखिरी हथियार निकालते हैं, हैद पावर कैनन, जिसको सेबास द इंजीनियर ने खुद लॉकर तोड़ने के लिए बनाया था। इसके मैकेनिक्स बहुत सिंपल थे। एक लोहे के पाइप में पीछे की साइड लेंथ एडजस्ट करने के लिए टेलीस्कोपिक मैकेनिज्म होता है, ताकि पीछे सपोर्ट मिले, और आगे की साइड हाइड्रोलिक से चलता है, जो कि लॉकर के ऊपर धीरे धीरे प्रेशर डालता है जब तक कि वो टूट ना जाए। ससिया ने पावर कैनन इतना जबरदस्त बनाया था कि वह सिर्फ 7 सेकंड में एक लॉकर तोड़ सकता था, लेकिन उसके सामने कुल 400 लॉकर्स थे, और फर्नांडो ने सेबास्टियान को सिर्फ 2 घंटे दिए। सेबास्टियान पावर कैनन को असेंबल करके लॉकर तोड़ने लगा। उसके पास ये देखने का भी टाइम नहीं था कि लॉकर में क्या है, तो बाकी चोर सारा माल बोरिया में भरने लगे। सारी चीजें चोरों के हिसाब से चल रही थीं, लेकिन तभी अर्जेंटीना की स्पेशल फोर्स द फाल्कन ग्रुप आती है। इसीलिए मारियो फर्स्ट फ्लोर में जाकर सिक्योरिटी गार्ड के फोन से उनसे नेगोशिएशन करने लगा, लेकिन उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करना था, ताकि सेबास्टियान नीचे बेसमेंट में सारे लॉकर्स तोड़ सके। पुलिस की तरफ ही चोर आपस में वॉकी टॉकी से बात कर रहे थे, लेकिन चोरों के वॉकी टॉकी में एक डायल था जो कि आसपास के फ्रीक्वेंसी पकड़ सकता था। लेकिन जब फर्नांडो उस डायल को घुमाता है, तब उसको सुनाई दिया, मैंने ऊपर वाले के ऊपर निशाना साधा है। और फिर दूसरे ने कहा, और मैंने नीचे वाले के ऊपर निशाना साधा है। ये फाल्कन ग्रुप एक दूसरे से बोल रहे थे। मतलब अगर पुलिस बोलेगी कि मिशन शुरू करो, तो बेतो, जो कि खिड़की के पास थे, उनका गेम बच जाएगा। लेकिन बेतो ने उनको देख लिया और वह फर्स्ट फ्लोर जाके मारियो से फोन लेता है और फाल्कन ग्रुप को कहता है, आपके कमांडो अभी के अभी नीचे उतारो, नहीं तो मैं बैंक के कर्मचारियों को एक के बाद एक मारना शुरू कर दूंगा। फिर से पुलिस को नहीं पता था कि चोरों के पास खिलौने की बंदूकें हैं, इसीलिए फाल्कन कमांडो नीचे उतरते हैं। हालांकि चोरों को लगा कि स्नाइपर भी नीचे उतर गए, लेकिन वो तो चोरों के ऊपर निशाना साधे हुए थे। अब तक 2 घंटे खत्म हो चुके थे और सेबास्टियान 400 में से सिर्फ 143 लॉकर ही तोड़ पाया था। लेकिन सारे एविडेंस मिटाने में थोड़ा टाइम और जाएगा, इसीलिए अब बारी थी स्टेज पिज्जा की। चोरों ने बेसमैन से लूटा हुआ सारा माल सुरंग के अंदर डालना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ मारियो पुलिस को कहता है, हम सरेंडर करने को तैयार हैं, लेकिन पुलिस स्टेशन में बहुत टाइम चला जाएगा। इससे अच्छा हम सरेंडर करने से पहले हमें 5 पिज्जा और सोडा लाके दे दो। और पुलिस चोरों के जाल में फंस के पिज्जा लेने चली गई। और जब तक पुलिस जिज लेक वापस आ गई, तब तक सारे चोर सुरंग में से नाले में पहुंच गए थे। चोरों को जल्द से जल्द पैसे लेकर शहर से बाहर भाग जाना था, क्योंकि अभी भी पुलिस उनके पीछे आके उनको पकड़ सकती थी। इसीलिए उन्होंने नाले के अंदर ही मोटार वाली बोट्स तैयार रखी थी, जिसमें सारे पैसों की बोरियां डाल के वो भागने के लिए रेडी थे। चोरों को यह पता था कि जिस दिशा में पानी का बहाव जा रहा था, यानी कि नदी की तरफ, पुलिस उसी दिशा में जाएगी। इसीलिए चोरों ने दूसरी दिशा में जाना शुरू कर दिया, यानी कि शहर के अंदर।
लेकिन यहाँ चोरों को अलग ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि शहर के बीचों बीच कड़ी धूप में सब लोगों के सामने पैसों की बोरियां मैन होल से बाहर कैसे निकालें, ये एक बड़ा सवाल था। और इसी का सॉल्यूशन निकालने के लिए एक दिन चोर बेटों के घर में मिल गए। वहां बेटों की पत्नी भी खड़ी थी, जिसे देखकर बाकी चोरों को काफी गुस्सा आ गया, क्योंकि ये बहुत ही सीक्रेट मिशन था। लेकिन क्योंकि उसकी पत्नी जानती थी कि उसका पति कितना बड़ा चोर है, इसीलिए उसने इस मामले को वहीं दबा दिया। वैसे बेटों के पास एक वैन थी, जिसे देखकर चोरों के दिमाग में एक आइडिया आने लगा और उन्होंने वैन को मॉडिफाई करना शुरू कर दिया। चोरों ने वैन के बीचों बीच एक बहुत बड़ा होल बनाया। बाद में वैन की खिड़की को काले रंग से पेंट कर दिया, ताकि किसी को पता न चले कि अंदर क्या चल रहा है। फिर उन्होंने वैन को शहर के बीचों बीच वाले मैन होल के ऊपर लाकर खड़ा कर दिया और धीरे धीरे पैसों की बोरियां मैन होल से वैन में रखने में कामयाब हो गए। आखिरकार उसी वैन में बैठकर सारे चोर शहर के बाहर निकल गए। दूसरी तरफ चोरों से कोई बात ना हो पाने की वजह से पुलिस बैंक में धावा बोलती है। एक के बाद एक सारे बैंक के कर्मचारियों को बाहर निकाला जाता है। पुलिस के लिए हर एक इंसान सस्पेक्ट था और पूरी बैंक का चप्पा चप्पा ढूंढने के बावजूद चोरों का कोई आता पता नहीं था। पुलिस को तो सिर्फ चोरों के खिलौने की बंदूकें ही मिलती हैं। लेकिन चोर दीवार तोड़कर अंदर आए थे तो बेसमेंट के एक कोने में थोड़ी धूल पड़ी थी। इसी वजह से पुलिस को थोड़ा शक हो जाता है और उन्होंने वहां का कब साइड किया तो पुलिस को वह सुरंग दिख गई। पुलिस ने बिना समय गवाए सुरंग में से नाले में जाने की कोशिश की। नीचे उतरने के बाद जैसे कि चोरों ने सोचा था, वैसे ही पुलिस नदी की दिशा में चले गए। ये सारा कार्यक्रम चोर टीवी पर देख रहे थे। उन्होंने अपने हिस्से के पैसे बांटकर तय किया कि आज के बाद वो एक दूसरे को कभी नहीं मिलेंगे। सारे चोर अब अपने अपने रास्ते निकल गए। उनको लगा कि यह तो कहानी का अंत है, लेकिन अब उनको अपनी छोटी सी लापरवाही की सजा मिलने वाली थी। क्योंकि चोरी के कुछ ही हफ्ते बाद जब बैतो अपने पैसे लेने के लिए बेड खोलता है, तब वो देखता है कि उसके कुछ पैसे गायब हो चुके थे। उसको तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हुआ कैसे। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने उसके पैसे चोरी कर लिए, यानी कि चोर के घर से चोरी। वह घबराहट में अपनी पत्नी को पूछता है और उसकी पत्नी बोलती है कि पैसे उसने लिए थे, सिर्फ 3-4 बैग्स। ये सुनते ही बे तो अपनी पत्नी के ऊपर जोर से चिल्लाता है, क्योंकि 3-4 बैग मतलब 2.5 करोड़ रुपए। उसके और उसकी पत्नी के बीच जोर से झगड़ा होता है और गुस्से में उसकी पत्नी घर छोड़ के चली गई। अपने मायके नहीं बल्कि सीधा पुलिस स्टेशन। और चोरी कैसे हुई, चोरी में उसके पति का क्या हाथ है और चोरी में कितने लोग थे, इसकी सारी इंफॉर्मेशन पुलिस को बता देती है। फिर क्या था, पुलिस ने पहले बैतो को पकड़ा और उसकी फोन की मदद से बाकी चोरों की लोकेशन पता कर ली और धीरे धीरे सारे चोर जेल की सलाख के पीछे आ गए। लेकिन कहानी अभी तक खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि चोर अपनी आखिरी चाल चलने वाले थे। क्या है ना, अगर कोई भी क्राइम करते वक्त जानलेवा हथियार का इस्तेमाल किया जाए तो सजा बहुत ज्यादा होती है, और यह बात चोरों को पहले से पता थी। इसीलिए उन्होंने खिलौने की बंदूकों का इस्तेमाल किया था, ताकि पकड़े जाने पर सजा कम हो। इसी कारण चोरों ने बैंक लूटने के बाद बंदूक वहीं पे ही छोड़ के चले गए, और इसी वजह से फर्नांडो और सेबास्टियन को तो सिर्फ 2 से 3 साल की सजा होती है, और बाकी चोर जिन्होंने पहले से ही बहुत बड़े बड़े क्राइम किए थे उनको भी सिर्फ 6 से 8 साल की सजा होती है। लेकिन चोरों ने कुल कितना पैसा लूटा था ये उन्होंने कभी ढंग से बताया ही नहीं। इसी वजह से कुछ पैसे चोरों ने पुलिस को कभी वापस किए ही नहीं। अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस देखनी है तो वीडियो को प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।